हाय फ्रेंड्स, भाटी माइंड्स केयर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। आपने देखा है कि पिछले 10-20 सालों में हमारे यहाँ स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो हमारी जो लाइफ स्टाइल पहले हुआ करती थी, अब वो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। और पहले इंटरनेट नहीं था, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते थे। मोबाइल हमारे पास आ गया है, सारी दुनिया की ख़बरें, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। फिर हमारी जो जीने का जो तरीका है वो बदल गया है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मोबाइल के ज़रिए हम वीडियोस देखते हैं, और उसके बाद में हमारे पास में एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं है, सोशल हम हो नहीं रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह हम देखते हैं कि जो हमारी पहले लाइफ स्टाइल थी अब वो वैसी नहीं है। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि पहले हम लोग ऐसे सोचते थे कि बच्चा है, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में ये कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा, और जब एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो उसके बाद में कोई टेंशन तनाव नहीं है, आज ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। और एक फिक्स्ड, ये समझिए कि एक इनकम होगी, उसके बाद में पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद में। तो ये एक पुरानी लाइफ स्टाइल हमारी चल रही थी। लेकिन अब ऐसा हुआ कि प्राइवेट कंपनीज़ आ गई है। प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसा होता है कि जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, और आपको ऐसा भी नहीं है कि आसानी से जॉब लग जाए। और फिर जॉब की कंडीशंस भी जो हैं बहुत मुश्किल हैं, और महंगाई भी बढ़ रही है। और हम अपने आसपास देख रहे हैं कि स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आदमी जितना ज़्यादा मोबाइल पर फोकस कर रहा है, जितना ज़्यादा वो एजुकेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जितना ज़्यादा जो है वो हॉस्पिटल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही जो है वो परेशान हो रहा है। स्ट्रेस लेवल उतना ही बढ़ रहा है। पहले हम आसानी से MBBS कर लेते थे, अभी ऐसा है कि MBBS करने के लिए कई जगह तो 1-1 करोड़ रुपया भी लगता है। और आप जानते हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद भी एक तो पेरेंट्स जो है वैसे ही, अगर बच्चा नर्सरी से लेकर अगर 12वीं तक पढ़ता है तो वैसे ही लाखों रुपए उसके लग जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद में भी अगर उसको और लाखों रुपए लगाना है तो फिर वो बच्चा जो है वो क्या करेगा? MBBS करने के बाद में उसको फिर स्ट्रगल करना है, फिर उसको अपने आप को सेटल करना है, उसमें कुछ साल लग जाएंगे। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती जा रही है। और फिर ऐसी ऐसी न्यूज़ हमको सुनने में मिलती है कि जिसकी वजह से हम एकदम से डर जाते हैं। हमको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। अभी कुछ ऐसी मैं एग्ज़ाम्पल आपके सामने बताना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले तेलंगाना में इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। और रिज़ल्ट जैसे डिक्लेयर हुआ तो वैसे उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए। अब इंटरमीडिएट बोले तो कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम नहीं है, होम एग्ज़ाम ही है। तो उसमें हुआ ये कि एक बच्चे ने वो रिज़ल्ट देखा और उसके बाद में सुसाइड कर लिया। फिर दूसरे ने देखा, उसने भी कर लिया। तीसरे ने देखा, उसने कर लिया। ऐसे करते करते 25 बच्चों ने सुसाइड किया। उसमें से 3 लोग जो हैं वो उनको बचा लिया गया, लेकिन 22 के 22 जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पेरेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई हमारे बच्चे कभी ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे के साथ में कभी ऐसा भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से वो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे? पेरेंट्स से कहाँ गलती हो गई थी? ये इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं एक और लड़की के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक लड़की हमारे कांटेक्ट में आई थी। वो 20s में थी वो, और लेट 20s में, और उसको OCD था, और उसको और भी प्रॉब्लम थे। और उसको काफ़ी साल से 10 साल 12 साल से इसको ऐसे प्रॉब्लम थे। फिर उसके दोनों जो पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स जॉब करते थे, दोनों के दोनों। घर में लड़की अकेले रहती थी, और उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि वो हमेशा डरी रहती थी, और उसको ट्रीटमेंट चल रहा था, गोलियां खा रही थी और गोली खा के सोई रहती थी। और जब वो जागी रहती थी तब उसके दिमाग में एकदम ऑब्सेसिव थॉट्स आते थे, डरावने थॉट्स आते थे। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई मुझे छुप के देख रहा है, कोई ऐसा, इस तरीके से थॉट्स आते थे। और उसमें उसकी पूरी होप ख़त्म हो गई थी। इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, 15 साल एक ऐसी एज है कि 15 साल में ही सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। याद रखिए कि ज़ीरो से लेकर
7 साल तक बच्चे की इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हो जाती है, और उसके बाद में 7 से लेके 14 साल तक वो बच्चा जो है वो मेंटली उसका जो बेसिक है वो फिक्स हो जाता है, और फिर ये ज़िंदगी भर रहता है। तो बच्चों में अगर सिम्टम्स यहाँ दिखाई देते हैं 0 से 7 साल की एज में, तो हमने वैसे ही होशियार हो जाना चाहिए। और 7 से 14 में तो दिख ही जाते हैं जनरली सिम्टम्स। अब 14 से लेके वो 28 साल तक की जो लड़की है, ये जो बीच के जो पीरियड गुजरा है, पेरेंट्स ने क्या ट्रीटमेंट कराया? पेरेंट्स ने ये किया कि उसको साइकेट्रिस्ट के को दिखाया, वो गोलियां उन्होंने दी और गोलियां खाई। उसके अलावा हुआ ये कि पेरेंट्स ने जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग में ऐसा होता था कि वो एक सेशन करते थे, एक सेशन के पैसे देते थे उसको, और उसके बाद में वो सेशन ख़त्म हो जाता था। फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर बाद में एक सेशन करते थे, फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी। इस तरीके से वैसे चल रहा था। तो उनको बताया गया कि देखिए ये जो है 3 महीने लगातार आपको करवाना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको डेली कम से कम 2 मिनट 5 मिनट आपको हमसे बात करनी है, क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा है क्या वो हमको मालूम होना चाहिए था। तो वो जो है वो कर नहीं पाए, और उसके बाद में हुआ ये कि फिर उन्होंने वही अपना मेथड लगाया कि हम ये एकदम महीने का वो जो हम सेशन लेते हैं एक पैकेज करते, वो नहीं करेंगे, हम थोड़े करेंगे। और वो थोड़ा उन्होंने किया। बाद में 15 दिन 20 दिन का गैप डाल दिया, और गैप डाल में मालूम हुआ कि वो लड़की नहीं रही। जब हमको मालूम हुआ तो बहुत दुख हुआ कि नहीं, देखो ये बात बड़ी गलत हो गई, ये उस बच्ची को बचाया जा सकता था। हमारी जो है लापरवाही हो गई। और पेरेंट्स भी करेंगे क्या, जब वो 1 बार 2 बार 3 बार इतने साल से लगातार वही चीज़ें होती है, और बड़े बच्चों को जो है समझाया नहीं जा सकता, वो समझते नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब बातें हैं दिमाग में है, उसको समझा दो कि ऐसा नहीं है, तू जो सोच रहा है या ये गलत है, ये सही, ऐसा होना चाहिए, तुम बाहर निकलो, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं, उनको मालूम नहीं कि एक्चुअली स्ट्रेस जो है, जिसको आप स्ट्रेस बोल रहे हो, मानसिक तनाव बोल रहे हो, वो तनाव नहीं, वो बीमारी है। अगर वो 1 महीने तक अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर 1 महीने से ज़्यादा अगर वो जा रहा है तो वो क्रॉनिक हो रहा है, और क्रॉनिक होने के बाद में फिर वो बीमारी का फॉर्म ले रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट, ये सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस ही है कि उसकी अवेयरनेस क्या, हम जाने कि वो एक्चुअली क्या चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर आपको समझ गया है कि वो क्या चीज़ है, बीमारी कैसे हो रही है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आपको प्रिवेंशन करना है, क्योंकि सिम्टम्स पहले से आ जाते हैं, यहीं पे आ जाते हैं सिम्टम्स, यहीं आप जो है उसको चेक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर हो ही गया, मान लीजिए हो ही गया, तो उसका फिर ट्रीटमेंट है। और जब अगर वो बीमारी है तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट कहाँ कराएंगे। एक मानिए कि एक पर्सन है और उस पर समझिए कि 10 लाख रुपए का कर्जा है, और कर्जे के लिए उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, या उसको घबराहट हो रही है, या उसकी हार्ट बीट्स बढ़ रही है, या उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। कंटिन्यूसली जो है कर्जा मांगने वाले लोग आ रहे हैं, और उसके हार्ट बीट्स जो है बढ़ रही, बीपी बढ़ रहा है उसका। अब हम एक काम करते हैं कि उसको बीपी का ट्रीटमेंट उसका शुरू करते हैं। तो बीपी का ट्रीटमेंट शुरू करने से वो उसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कॉज अलग है। कॉज जो है वो है कि कर्जा है, कि कैसा कर्जा मैं कैसे दूंगा, वो कॉज है। और ये जो है ये उसका सिम्टम है। हम सिम्टम पे काम करते हैं। तो ये जो हम गोलियां लेते हैं, दवाई लेते हैं, वो सिम्टम पे काम करती है। बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं, जो केमिकल चेंजेस आते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और जो हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं, हम बॉडी उस पे काम करते हैं। लेकिन जो मेन कॉज है वो कॉज पे काम नहीं होता, वो कॉज पे काम होता है थेरेपी से। तो ये आज के इसमें हम यही चीज़ बताना चाहते हैं कि एक्चुअली थेरेपी क्या होती है, और थेरेपी को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तीसरा जो एग्ज़ाम्पल एक लॉयर का है। एक लॉयर है, एक छोटी सी फैमिली, आजकल के सभी की फैमिली, आपकी हमारी सभी फैमिली में हमारे दो वाला सिस्टम है। तो वो एक लॉयर है, अपने घर से निकले हैं और जाके हाई कोर्ट में जाते हैं, सबके बिल्डिंग में सबसे ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। वो जो पैरापेट वॉल होती है उस पर खड़े हो जाते हैं। सब लोग नीचे से देखते हैं, चिल्लाते हैं, अरे अरे क्या करें, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। और इतने में जो है वो वहाँ से छलांग लगा देते हैं और ख़त्म हो जाते हैं।
एक लॉयर पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी, उसने ऐसा क्यों किया होगा? कुछ ना कुछ तो उसकी वजह रही होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैसे एक लेडी डॉक्टर का भी केस है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है और सर्जन है, और उसके हस्बैंड भी जो हैं वो भी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, 14 साल 15 साल 18 साल के 2 बच्चे हैं, और वो भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर बाद में वो लेडी आती है घर, वहाँ हॉस्पिटल से आती है, और वो पॉइज़न या क्लोरोफॉर्म या ऐसा कोई इंजेक्शन लेके आती है, और वो बच्चों को इंजेक्शन लगा देती है, हस्बैंड को लगा देती है, और खुद के लगा के मर जाती है वो। अब ये जो है, ये परिवार जो है, इनको खाने पीने का प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको रहने का भी प्रॉब्लम नहीं, रोटी कपड़ा और मकान का प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों को। इनको ये भी प्रॉब्लम नहीं कि सोशल कोई पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं, अच्छी फैमिली के लोग हैं, फिर बाद में उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में एक हम बात करते हैं, एक एमडी, एक डॉक्टर और उसकी वाइफ दोनों ही एमडी हैं, और उनकी जब शादी हुई तो इतनी बेहतरीन जोड़ी हुई वो कि दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और हस्बैंड का कहना ऐसा था कि भाई मेरी तो किस्मत ही खुल गई, इतनी अच्छी लड़की मुझे मिल गई। 6 महीने तक वो ऐसा चलता रहा। 6 महीने के बाद में हस्बैंड के दिमाग में एक बात आई कि ये जो मेरी वाइफ है, ये कॉलेज पढ़ती होगी, किसी न किसी से इसकी फ्रेंडशिप तो हुई होगी। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा कोई वहाँ फ्रेंड तो होता ही होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ कॉलेज जाती थी, पढ़ के आती थी। फिर बाद में उसने कहा कि फिर नहीं देखो, मैं जो है वो अपन फ्रेंड है, हम एक दूसरे से बात नहीं छुपाएंगे, एक दूसरे को बात बताएंगे, और मैं तुमको बुरा मानने वाला ही हूँ ही नहीं, अपनी शादी हो ही गई है। फिर ऐसा करके पूछ के डेली लगा के कुछ था फ्रेंड था, उसने बोले हाँ फ्रेंड तो था मेरे को एक अच्छे। फिर बाद में ऐसा करते करते कि वो उसके साथ कहाँ गए थे, क्या किए थे, कहाँ और क्या क्या किए थे, फिर कैसे मिले थे, ऐसे करके जो है उसने मालूम कर लिया। और मालूम करने के बाद में हुआ ये कि उसको शौक़ लगा कि भाई मैं जो है वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सका, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, और ये जो है इसका बॉयफ्रेंड था, ये बॉयफ्रेंड के साथ में रही हुई भी है, और उसके रूम पे भी जाके रही हुई है, और ये सब जो चीज़ उसके दिमाग में भर गई तो उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, बदल गई। और उसके बाद में उसने क्या किया कि वो घर में आता था, हॉस्पिटल में जाता था, घर में आता था, और घर में आके जो है वो रोना धोना शुरू करता था, रोया रहता था एक कोने में बैठ के, जो है वो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं तो सेकंड हैंड, मैं फ़र्स्ट हैंड हूँ, और ये ऐसे क्या, ये अब मैं अगर छोड़ भी दूंगा तो मैं तो सेकंड हैंड ही हो जाऊंगा, और मेरे को इस टाइप की क्या क्या उनकी थिंकिंग है, क्या था। और फिर बाद में इतनी बुरी हालत हो गई कि वो लड़की सुसाइड के बारे में सोचने लगी। और वो दोनों की लाइफ, जो अच्छी फैमिली से हैं दोनों के दोनों लोग, और उनकी लाइफ दोनों की ऐसी हो गई कि उनको कहा कि भाई आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए, और आपको जो है वो ज़रूरत है इसकी, जो आपके जो इमोशनल जो आपके डिस्टर्बेंसेस हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और दोनों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने जो है वो कुछ नहीं किया, अब उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, हमको मालूम नहीं उसके बाद में उनका आगे क्या हुआ। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो आपको मुझे बताने हैं, इसलिए बताने हैं कि ये इसमें गलती कहाँ हो रही है, और ये गलती ठीक कैसे हो सकती है। अगर ये हमको समझना है तो इसके पहले हमको एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी पड़ेगी कि ये जो स्ट्रेस हो रही है हमारे लाइफ में, ये स्ट्रेस जो है वो मॉडर्न जो टेक्निक्स आई हुई है, मॉडर्न जो डेवलपमेंट हो गए हैं, ये जो एब्रप्ट जो चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस की वजह से ये हैं। हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं हैं, हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी पहले ही आ चुकी है, वहाँ पर जो स्ट्रेस लेवल जो है ये सब पहले ही उन लोगों ने फेस कर लिया हुआ है, और उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। तो अगर हमको समझना है कि ये स्ट्रेस क्या चीज़ है, और अभी आगे और क्या क्या होने वाला है, अभी तो ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल है, अभी आगे और क्या क्या हो सकता है, तो हमको उनकी तरफ देखना पड़ेगा कि उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और आए थे तो और उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया था, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो आपको स्ट्रेस के बारे में सब मालूम है, ऐसा नहीं है।
पढ़े लिखे लोग, बहुत क्वालिफाइड लोग भी जो हैं वो भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और उनको वो भी ये सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे माइंड में ही है और इससे हमको कुछ नहीं होगा। 4 लोगों की फैमिली, अगर 4 लोगों में अगर कोई एक आदमी भी अगर कुछ गलत काम कर ले तो बाकी 3 लोग तो टूट गए हैं, वो लोग, उनकी लाइफ तो वैसे ही बर्बाद हो गई है। तो यहाँ पर जो मेन बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले अगर आपको स्ट्रेस को हैंडल करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस होती क्या है, क्यों होती है, और उसका ट्रीटमेंट होता है तो क्या होता है, और उससे कैसे ठीक हुआ जा सकता है। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आइए हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, और वो चीज़ है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। स्ट्रेस को अगर समझना है तो आपको ये समझना होगा कि बच्चा जब पैदा होता है, समझिए उसकी ये जो एज यहाँ पे जो है वो 0 है, तो पैदा हुआ तो स्ट्रेस की टेंडेंसी जो है वो टेंडेंसी उसमें बाय बर्थ है, यानी स्ट्रेस जो टेंडेंसी होती है वो जेनेटिक होती है। पेरेंट्स में आए तो बच्चों में आएगी। तो नंबर 1 तो वो तो टेंडेंसी के साथ ही पैदा हुआ है। और वैसे भी होता ये है कि हम जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग ये होता है। अभी एक नई रिसर्च आई है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बच्चों को कि ये देखा गया है कि वो डरते हैं, वो स्ट्रेस लेते हैं, चिढ़ते हैं, तो वो उनका अलग अलग लेवल चेक किया गया, और ये भी देखा गया कि वो जो खाते हैं या पीते हैं जो भी, तो उनके जो गट में जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया को चेक किया गया। तो ये देखा गया कि जो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ऐसे बच्चों के जो गट के बैक्टीरिया हैं वो अलग टाइप के हैं। बाकी जो बच्चे हेल्दी है, नॉर्मल है, और जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं और इतने ज़्यादा जो सेंसिटिव नहीं हैं, उनके जो पेट में जो बैक्टीरिया है उसका जो प्रोपोर्शन जो है वो अलग है। तो मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस का जो रिलेशन जो है सिर्फ दिमाग से ही नहीं है, उसका पेट से भी है, और बाय बर्थ है वो। अब हो सकता है कि इसके पर और रिसर्च हो और उसके बाद में कोई और नई चीज़ मालूम हो, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात जो है वो अभी रिसेंटली मैंने ये बात देखी है, और ये बात है भी कि स्ट्रेस जो होती है वो गट से ही होती है, गट से ही संबंध है उसका। उसके बाद में होता ये है कि ये जो बच्चा है ये शुरू के कुछ सालों में, 3 साल में, 5 साल में, ऐसा शुरू के सालों में ही इसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। जो केयर गिवर है, माँ बाप है या माँ है, या फिर जो माँ बाप अगर जॉब करते हैं तो बच्चा अगर अलग रहता है तो उसको कौन पालता पोसता है, तो उसके साथ में कैसे अटैचमेंट रहता है उसका, वो अटैचमेंट पे डिपेंड करता है कि वो बाकी लोगों के साथ कैसे अटैच होगा। लाइफ उसकी यहीं पर उसकी लाइफ सेट होती है, इसी जगह पे ये यहीं पर सीखता है, और एक बार जो इसका पैटर्न बन गया वो पैटर्न उसका ज़िंदगी भर तक रहता है, उसका पैटर्न। इसलिए ये भी समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस के बारे में अगर आप सोचोगे कि वो कोई पागल जैसी हरकत करेगा, पागल जैसी कोई बात करेगा, पागल जैसी कुछ चिल्लाएगा, चीखेगा, वो नहीं है। स्ट्रेस जिसको कहते हैं वो एक्चुअली सिचुएशन के साथ आदमी कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो काम डाउन होके इंटरेक्ट कर रहा है या एक्साइटेड होके या फिर गुस्से में कर रहा है, किस तरीके से वो हैंडल कर रहा है सिचुएशन को। लाइफ के लिए अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइफ को, अपने आसपास के जो ऑब्स्टिकल है उनको कैसे हैंडल कर रहा है, अपनी फैमिली को कैसे हैंडल कर रहा है, जॉब को कैसे हैंडल कर रहा है, बाकी सोशल प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहा है, और पर्सनल लाइफ उसकी खुद कैसी है, पर्सनल अपने बारे में खुद वो कैसे सोचता है, ये सब चीज़ों पे ये होती है। उसके बाद में ये है कि 15 साल की एज तक उसमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये तो यहीं से मालूम पड़ता है। बच्चा जो है वो अगर वो माँ थोड़ी सी अगर यहीं कहीं इधर उधर कहीं जाती है और एकदम से वो बेचैन हो जाता है और एकदम से वो रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और उसके बाद में जब उसकी माँ आती है तो एक दिन जाके उससे चिमट जाता है, मुझे कहाँ छोड़ के चली गई थी माँ,
ऐसा वगैरह कुछ करता है, वो एक अलग टाइप का बच्चा है। दूसरा टाइप का बच्चा ऐसा है कि वो माँ आती है तो माँ से चिमटता है, ये करता है, फिर माँ को मारता है, फिर उसके बाद में वो उससे दूर जाने को बोलता, मैं बात नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। वो ये दूसरा टाइप का बच्चा हो गया। वैसे तीसरे टाइप का बच्चा है कि वो परवाह ही नहीं करता माँ है कि नहीं है, उसके पास है, चली गई कि आ गई है। ये तो अलग अलग टाइप के अलग अलग बच्चे होते हैं और उनका ये अभी से अटैचमेंट स्टाइल जो है वो अभी से ही मालूम पड़ जाता है और 15 साल की एज तक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और आगे अगर देखा जाए तो 25 साल की एज तक मेजर सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं। तो अगर हमको बच्चों को या अपने आप को अगर हमको देखना है कि भाई हमको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो एक्चुअली हमको ये देखना चाहिए कि वो हमारे बचपन से है, नेचर है। नेचर का मतलब ये हुआ कि हमारी फैमिली में हमारे फादर को था कि मदर को था, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और इधर ये बुआ जी और ये इधर कुछ ऐसे कुछ उनको था क्या, क्योंकि अगर उनमें था और हम उनके साथ में रहे हुए हैं, हम उनके साथ में लाड़ प्यार से उनके जो बिहेव करने के जो पैटर्न है वो पैटर्न हमने सीख लिए तो हम में भी आएगा। एक तो बाय बर्थ होता है, दूसरी चीज़ होती है नर्चर। नर्चर यानी अपब्रिंगिंग, हमको कैसे माहौल में पाला पोसा जा रहा है। आज के ज़माने में स्ट्रेस का सबसे बड़ा कोई रीज़न है वो है सिबलिंग्स का। आपस में अगर दो लोग हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने में ही उसको ज़्यादा उसको मोहब्बत मिल गई है। ये अगर पहला बच्चा है उसको बहुत लाड़ प्यार मिलता है और उसके बाद में जब दूसरा बच्चा हो जाता है और सब उस पर ध्यान देते हैं तो पहले वाला बच्चा उदास रहने लगता है कि अब ये आ गया तो बाद में मेरे को कोई लाड़ नहीं कर रहा, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, ये तो मेरा दुश्मन ही है और ये तो ऐसा ही है वैसे ही है। तो ये इमोशनल जो है वो डिस्टर्बेंसेस वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है सिबलिंग्स का ही है। फिर उसके बाद में पेरेंट्स अगर दोनों में फ़र्क करते हैं, तू लड़की है, तू काम कर रही है, भैया के लिए पानी लेके आ, और इस टाइप से ये जो करते हैं, पहले भले ही ऐसा ना होता होगा लेकिन आज बच्चे ओवर सेंसिटिव हो गए हैं। तो ओवर सेंसिटिव होने की वजह से ये हो गया है कि छोटी छोटी बातें जो है वो पकड़ लेते हैं। छोटी छोटी बातें वो समझ जाते हैं कि अगला आदमी जो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो वो फिर होता ये है कि अगर मानिए वो उसका स्कूल में अगर कंपेयर कर रहे हैं, बाजू वाले से कंपेयर कर रहे हैं कि उसके इतने ग्रेड आए थे, उसने इतने आ रहे, तेरे नहीं आ रहे हैं, वहाँ अगर कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी जो है उसको एक नया पैटर्न उसका क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद में ये है कि वो सेल्फ़ के बारे में क्या सोचता है या सोचती है। उसको अगर लगता है कि भाई मुझे कोई लाड़ ही नहीं करता, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, अगर ऐसा है तो फिर उसको ऐसा है कि फिर मुझे लाड़ और प्यार कौन करता है। अगर मानिए बाहर अगर कोई वो कहीं जा रहा है या जा रही है, वहाँ कोई उसको अट्रैक्ट करता है या उसको लाड़ करता है, तो उसको लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा अच्छा यही है, और फिर बाद में वो उसके चक्कर में आ जाते हैं। जिन बच्चों के सेल्फ इस्टीम लो होते हैं, सेल्फ इमेज जिनका लो होता है, ऐसे बच्चे बहुत आसानी से दूसरों के चक्कर में आ जाते हैं और ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ फिर एक बार ये समझने की चीज़ है कि बच्चों को बहुत पहले से समझ लेना चाहिए कि उनमें कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या। हम अपने बच्चे पे 1 लाख रुपया खर्च करते हैं साल का, उसकी पढ़ाई लिखाई पे, उसके ड्रेस पे, उसके बस पर, गाड़ी के इस पे, ट्यूशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे हम 1-1, 2-2 लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि इसकी इमोशनल डेवलपमेंट बराबर है या नहीं है, तो ये समझिए कि हमारे बच्चे को हमने अपनी ना समझी की वजह से हमने बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। तो इसलिए पेरेंट्स में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस कि आप उसका ट्रीटमेंट, थेरेपी आप उसकी करवा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, उसको थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है वो है सिचुएशन। अब सिचुएशन ऐसा है कि आपने बच्चे को फूलों के रास्ते पे चलने के लिए तैयार किया। मानिए कि ये जो है वो कालीन के ऊपर चलेगा, बेटा कोई लगी तो नहीं है, कहीं कोई तुमको किसी ने कोई बोला तो मुझे बताना, कहीं कि ये खा ले बेटा। अगर वो बच्चा गिर गया है तो फ़ौरन उसको आप
गोदी में उठा के मेरा प्यारा बेटा है और उसको कुछ चीज़ खिला दिया आपने, हमेशा उसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जैसे आप हेलीकॉप्टर से बच्चे के पीछे पीछे घूम रहे हैं, बच्चा जो है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसने तुझे क्या बोल दिया, उसने तुझे ऐसा किया क्या उस ठहर जा, मैं जाके बोलूँगी उसको। वो तो बच्चा जो है वो अब उसमें वो चीज़ डेवलप ही नहीं होती है कि वो खुद सिचुएशन को फेस कर सके। पेरेंट्स ही जो है पर्टिकुलरली कुछ माएँ ऐसे होती हैं, बैठ मैं पानी लेके आती हूँ, बैठ मैं ये लेके आती हूँ, बैठ ये इस टाइप से जो लड़कों को ख़ास तौर से कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि वो बच्चों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखती है, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि घर में जो फादर है अगर वो गुस्से वाले हैं तो धीरे धीरे बच्चा जो है उनसे दूर जाने लगता है, और जब वो उनसे दूर जाने लगता है तो उसमें एक फ़ियर आ जाता है। फ़ियर आता है कि आदमी लोगों का फ़ियर हो जाता है, और फिर वो फ़ियर जो है धीरे धीरे वो शो होता है कायम अदर जो सोशल जो मेल है उनमें शो होता है कि बाकी के लोगों से भी वो डरना शुरू करता है, उनको अवॉइड करना शुरू करता है। फ़ियर यहाँ से क्रिएट हुआ था और बाद में वो अवॉइड करना वहाँ शुरू करता है। फिर वो लाइफ लॉन्ग जो है वो जनरल लोगों के सामने बात करना, जनरल लोगों के सामने मिलना, उनके पास जाना, वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात ये है कि अगर फादर से दूर है और मदर से ज़्यादा करीब है तो फिर वो ऐसा होता है कि वो लेडीज़ जो होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और जब उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है तो उसका पूरा ध्यान गर्ल्स में होता है, लेडीज़ में होता है। और फिर बाद में ऐसा होता है कि इसकी जब शादी भी होती है तो फिर वो एक अपनी मिसेस का भी जो होता है एक टाइप से एक छोटा सा बाबू ही बच्चा ही होता है वो, और वो जैसे मदर उसका ख्याल रखती थी वैसे वो चाहता है कि ये मेरा ख्याल रखे, और वो हर तरीके से उसमें एक ये एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि मैं तुझ पर डिपेंडेंट हूँ, तू मेरा सब कर, मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा। तो ये भी एक टेंडेंसी, तो सिचुएशन के हिसाब से भी ये चीज़ देखने में आ रही है। और चौथी जो चीज़ ये है वो है परसेप्शन या इमेजिनेशन का मतलब ये हुआ कि आप अपनी समझ से ही आप दिमाग में ला लेते हो कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए बुरी है या अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि वो अगर मैं उससे अगर मिलता हूँ तो मैं तो उसके लिए बहुत अच्छा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, अच्छा उसको टाइम देता हूँ, अच्छी अटेंशन देता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं देता। अब आप उसको ज़्यादा अटेंशन देते हो, ज़्यादा टाइम देते हो, ज़्यादा दिल से लगाव रखते हो उससे, ये आपकी वीकनेस है। क्योंकि आप में इनसिक्योरिटी है और आपको ऐसा लगता है कि किसी से भी मिलना है, आप ओवर सेंसिटिव हैं, इसलिए आपको लगता है कि जब तक मैं किसी के बहुत ज़्यादा करीब ना हूँ, ज़्यादा मुझे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, जब तक आपको लगता है कि मैं उसके बहुत ज़्यादा करीब हो जाऊँ, उससे ज़्यादा बहुत मिल के खुल के मिलूँ, आप उससे बहुत ज़्यादा करीब होना चाहते हैं, दिल से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो जो है वो प्रैक्टिकल है, उसके दिमाग में ये बात नहीं है। वो आप जैसे दूसरे फ्रेंड है वैसे आप भी उसके एक फ्रेंड हैं, तो फिर आपको बुरा लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, वैसे कर लिया। पर्टिकुलरली गर्ल्स जो हैं ये ज़्यादा करती हैं, मुझे उसने जवाब नहीं दिया, मुझे उसने मेरा फ़ोन काट दिया, मुझे उसने ब्लॉक कर दिया, मुझे ये एकदम इस तरीके से ऐसा करती हैं कि जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसी एक पर्सन के आसपास घूम रही हो। वैसे बॉयज़ भी ऐसे ही करते हैं कि उसके बिना कोई ज़िंदगी में बचा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर बाद में वो ऐसे एक ऐसा केस हुआ था कि वो एक तालाब है, तालाब के साइड में जो है गार्डन है, गार्डन में एक लड़का और दो लड़कियां ऐसे जा रही थी, तो वो दो लड़कियां जा रही थी, वो उसके पास गया कि देख तू मेरा प्यार ठुकरा रही है, तू मुझे ऐसा कर रही है। उसने कहा कि मुझे तुझसे प्यार नहीं है। इसने कहा देख ऐसा मत कर, मेरा दिल मत तोड़ दियो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तो बोले देख मैं ऐसा करेंगी तो मैं मर जाऊँगा। तो उसने बोला जा मरना है तो मर जा, और वो जाके तालाब में कूद गया, मर गया। ये जो बात है, ये बात आखिर क्यों हुई?
और इसको कैसे टाला जा सकता था, ये बात, इस पर भी हम बात करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में 3 बातें हैं। पहले चीज़ तो ये बताया गया है कि जनरल हम जो बात कर रहे हैं ये पहला पार्ट है। इसके बाद के पार्ट में कि एक्चुअली जो जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं वो हमारे से दिमाग में नहीं है, वो शुरू पहले बॉडी में होती है, बाद में हमको फील होती है, तो वो सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट ये है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, हम अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं, ये इसका तीसरा पार्ट है। तो अभी जो हमने देखा है कि स्ट्रेस के अलग अलग रीज़न क्या होते हैं, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये हमारे जीन्स में ही होता है। इसलिए ये सोचना कि इसमें मेरी कोई गलती है या फिर बाद में ये कि मुझे इन्होंने कुछ कर दिया है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे उसने कुछ कर दिया है, इसने कुछ कर दिया है, ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि तुम ढोंग करते हो, नाटक करते हो, तुमको काम नहीं करना है, तुमको बाहर नहीं जाना है, ऐसा पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। फिर बच्चे ऐसे हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं वो। और फिर बाद में ऐसा है कि एडल्ट की स्ट्रेस और बच्चों की स्ट्रेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एडल्ट को अगर स्ट्रेस आ रही है, एडल्ट को 40 साल है, 40 प्लस है, वो अगर उसको स्ट्रेस आ रही है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, उसने लाइफ जो है वो देख चुका है और वो संबंध बना चुका है, उसके एक सोशल एक आइडेंटिटी है, उसको जॉब लग चुका है, और फिर बाद में उसने अपनी लाइफ के जो अच्छे जीना था वो जी चुका है। अब चूँकि ये बाहर की सिचुएशन चेंज हो गई है, पहले जॉब कर रहा था, आराम से लाइफ चल रही थी, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये हो गया कि सारा काम ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन का उसको आता नहीं था, तो अभी ये स्ट्रेस चालू हो गई। ये स्ट्रेस एक अलग चीज़ है। अब इसके कंपैरिजन में एक 15 साल का बच्चा है, एक 20 साल की लड़की है, उसकी जो स्ट्रेस है वो उसकी स्ट्रेस एक अलग चीज़ है। अभी तो उसकी लाइफ शुरू ही नहीं हुई, अभी तो उसमें सपने हैं, उसके ड्रीम्स हैं, उसके जज्बात हैं, उसकी होप है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसका फ्यूचर है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब वो देखती है कि धीरे धीरे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे एक के बाद ये सारे महल टूटने लगते हैं। और जैसे जैसे ये महल टूटने लगते हैं वैसे वैसे होता ये है कि उसको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो ये जो एडल्ट में जो बीमारी है वो जो बढ़ेगी तो वो बहुत धीरे बढ़ेगी। लेकिन जब बड़े लोग, ये बच्चों में जब बढ़ती है तो बहुत रैपिडली बढ़ती है, और वो इतना ऐसा कदम उठा लेते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी, कि उसने ऐसा क्यों किया, हम समझ ही नहीं पाते कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। स्ट्रेस और ये जो मेंटल इश्यूज़ है, जिनको मेंटल डिजीज़ है, उन लोगों के बारे में हमारे समाज में अच्छा जो है वो बर्ताव नहीं करते हम लोग। अगर कोई आदमी को, किसी को, कोई बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए, तो 1 दिन 2 दिन के बाद 3 दिन उसको चेक करते हैं, चौथे दिन हम जो है उसको दवाखाना लेके जाते हैं, और वो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कर देता है, गोली देता है, दवाई देती है, हमको मालूम रहता है कि दवाई देने से ठीक हो जाएगा। फिर वो नहीं ठीक होता तो फिर हम उसको दूसरे डॉक्टर के पास बताते हैं, फिर उसके बाद में स्पेशलिस्ट के पास बताते हैं, फिर उसके बाद में होता ये है कि उसको भर्ती करते हैं। फिर उसके बाद में जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ता है, लोग उससे मिलने आते हैं, लोग बाद में बताते हैं कि नहीं क्या हो गया, वहाँ लेके जाओ, उसको बताओ, सब उससे हमदर्दी करते हैं, सब सिंपैथी रखते हैं उसके साथ में। लोग, आने वाले लोग जो हैं उसके साथ में उसको फल लेके आते हैं, उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसको स्ट्रेस और ये सब चीज़ें होती है, हम 1 बार 2 बार 3 बार उसको देखते हैं, उसको डांटते हैं, तू क्या तमाशा कर रहा है, क्या घर में बैठी हुई है, जाके काम कर। हम ऐसे लोगों को भी हमने देखा है, हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जो 10-10 साल से एक कमरे में बैठ कर रो ही रहे हैं। ऐसे भी केसेस आए हैं। एक ऐसी लेडी थी जो 20 साल से अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। वो जो है, जो उस लेडी को ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसा सीवियर डिप्रेशन था कि इंडिया में सब जगह बताया उन्होंने, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ उन्होंने छोड़ा नहीं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में किया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि दवाई से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। दवाई जो तो सिम्टम पे काम कर रही है ना, उसका जो कॉज है, उस कॉज पे जब तक काम नहीं होगा
वो कैसे ठीक हो सकती है। और फिर बाद में क्या होता है, वो चीज़ क्रॉनिक हो जाती है, और जब क्रॉनिक हो जाती है तो हमारा माइंड जो है उस सिचुएशन में रहना सीख जाता है, और जब वो जिस सिचुएशन में रहना सीख जाता है फिर वो सिचुएशन को चेंज नहीं करने देता, वो चेंज को अपोज करता है। अगर आप चाहोगे कि उसको कोई ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। जैसे आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने कभी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि बॉडी जो है अगर एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो फिर वो जो है वो चेंज पसंद अवॉइड करती है। अगर आप उसको इधर उधर करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी, या अगर एक जगह रुकी है तो रुकी ही रहेगी, वो चेंज जो है वो नहीं करेगी। वैसे हमारा भी हो जाता है, हम एक सिचुएशन के लिए इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि फिर हम खुद ही उसको जो चेंज जो है उसको अवॉइड करते हैं। तो वो 20 साल की जो लेडी थी उसका ट्रीटमेंट किया गया, वो घर के बाहर निकली, उसने अपनी लाइफ एक नए तरीके से जीना शुरू की। एक 10 साल से कमरे में बैठ के रोने वाली जो लड़की थी, 15 साल की एज में उसको हुआ, और 25 साल में की एज में वो हमारे कांटेक्ट में आई। उसका जो है वो ट्रीटमेंट हुआ, वो अपनी लाइफ में फिर से वापस आई। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही ये है कि हम उसको कहाँ लेके जाएं हमारे बच्चे को। अगर आप अपने बच्चे को किसी को अगर कोई स्ट्रेस का या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है, उसका देखने का तरीका, चलने फिरने का तरीका वो एक अलग हो जाता है। एक लड़की के बारे में हमसे बात करते हैं बच्चे, बहुत सारे लोग बात करते हैं, और उसने बताया कि सर मैं चाहती हूँ सर, मैं खुल के जीना चाहती हूँ सर, लेकिन मेरे को कोई कहीं लेके नहीं जाता। घर के लोग जो है शादी ब्याह में जाते हैं, खरीदी करने, शॉपिंग के लिए जाते हैं। मैं कहती हूँ मम्मी मैं भी चलूँगी, मैं पर बोलने नहीं तू जा पूजा घर में जा पूजा कर, जा तुझे पूजा घर में जा पूजा कर। उसको जो है वो समझ जाते हैं कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ ठीक नहीं होगी, और उसको बस वापस वहीं डाल देते हैं। और फिर ऐसे लोग ये होते हैं कि वो चाहे भी कि मैं किसी से मिलूँ, बात करूँ, तो उसको मिलने नहीं देते, उसके बारे में किसी से बात नहीं करते कि वो कहाँ है क्या है, बता देते हैं कि ऐसे ही है, बहाना करते हैं। तो फिर उसका जो सेल्फ़ रेस्पेक्ट, सेल्फ़ इमेज जो है वो ख़त्म हो जाता है कि इन लोगों की नज़र में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कैसे लोग हैं, ये मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, मेरे बारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है, स्ट्रेस तो रहेगी, आप बिना स्ट्रेस के तो आप जी नहीं सकते, एक दिन नहीं जी सकते आप। सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहचानो, जैसे आप पहचानते हो कि भाई मुझे बुखार हो गया है, मुझे यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, या ये हो रहा, उल्टी हो रही है, आप पहचानते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो कि यहाँ एक बीमारी है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि ये बीमारी है तब आप उसका ट्रीटमेंट कराते हो। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करो, आप बोलोगे कि मेरे दिमाग में ही है ये तो ठीक हो जाएगा। अगर आपको बीमारी है, बुखार आ गया है, और अगर आप किसी के पास ना भी जाओ, किसी डॉक्टर के पास ना भी जाओ, तो वो 2-3 दिन के बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो है हमारी इम्यूनिटी है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो बराबर जो है वो अपने आप को ठीक कर लेता है। लेकिन स्ट्रेस जो है समथिंग एक्सटर्नल, कि आप सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हो। सिचुएशन को फेस करना, फिर सिचुएशन को हैंडल करना ये आप में नहीं है। ये क्वालिटी जो आपके पेरेंट्स ने आप में डालनी चाहिए थी। आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा कि उनके पेरेंट्स ने उनको जैसे पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने उसी तरीके से ही चलो बच्चा बड़ा होकर खुद ही सीख जाएगा। बच्चा बड़ा होकर कैसे सीखेगा? जब वो पेरेंट्स जो थे उस वक्त उनके जो हैं वो उनकी दुकान थी, उनके फादर जो हैं वो एक लैंडलॉर्ड थे, और वो अपनी दुकान पे बच्चों को उन्होंने बैठा दिए, और उसके बाद में लाइफ सेटल्ड है, अपने एक पसंद की लड़की से शादी कर ली। लड़की को मालूम है कि मैं बहू बन के जा रही हूँ, उसका पहले से माइंड प्रोग्रामिंग है उसकी कि मुझे वहाँ ये करना है, ये सासू माँ ऐसी रहती है, वो वैसी रहती है, वैसी, सब उनका सेटल्ड है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आप किसी पेरेंट्स से पूछिए कि भाई एक बात बताओ कि आप क्या चाहते हो, कि आपका बच्चा जो आपके घर का बिज़नेस है वो करे, या उसके जो मन में आएगा वो बिज़नेस करे, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट क्या जवाब देंगे? वो एक ही जवाब देंगे। वो जवाब देंगे मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अपने मन का बिज़नेस करे, उसको छूट है मेरी तरफ से ये। अब अगर आप ये कहते हैं कि मेरे घर का बिज़नेस वो करे, तो फिर 2-3 बातें बहुत आसानी से हो जाती। पहली बात तो ये हो जाती कि उसको अलग से स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बिज़नेस बनाया उसको मिलता, नंबर 1। नंबर 2 उसको ये मिलता कि उसको किसी से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
आप ही उसके ट्रेनर होते। नंबर 3 ये कि आप ही उसके मॉडल हैं। आजकल मॉडल का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप ही उसके मॉडल बनते। आपकी वो रेस्पेक्ट करता, आपके अंडर में रहता, आपके अंदर ट्रेनिंग लेता। और बाद में फिर ये है कि अगर मानिए आपका बिजनेस इस लेवल का था, अब चूंकि उसने ट्रेनिंग लिया हुआ है और उसको सेट किया हुआ मिला है, तो अब वो उसको यहाँ से शुरू करेगा तो वो यहाँ लेके जाएगा, है ना। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आपने उसको बोला अपने मन से कर। अब अपने मन से करने का मतलब ये हुआ तो इधर 0 से शुरू कर, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं तुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैंने तुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, तू अपने मन से ही सोच, अपने मन से ट्रेनिंग ले, अपने मन से रोल मॉडल ढूंढ और अपने मन से सब कुछ कर, और तेरे को स्ट्रगल भी अकेले ही करना है। तो यहाँ पर जो है हम अपने बच्चों को ट्रेन करने में फेल हो जाते हैं। हम बोल तो देते हैं कि हम उसकी छूट है, हमको वो जो चाहे वो करे, लेकिन क्या आपको मालूम है स्ट्रगल कितना है। उस बच्चे को आपने ट्रेनिंग दी है, आपने तो उसको स्पून फीडिंग से ऐसा करके रखा है कि वो 2 कदम बाहर चल नहीं सकता, स्ट्रगल नहीं कर सकता। और आप उसको ऐसे मैदान में छोड़ दे रहे हैं कि जाओ जाके अपने लिए ढूंढो, कहाँ से करेगा वो। तो यहाँ पर जो है उसको ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। ये हमको हमारे एज पेरेंट हमको ये बात समझनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज में ये अवेयरनेस नहीं है। आज भी जो है हमारे पास बहुत सारे 2 टाइप के लोग आते हैं हमारे पास। एक ऐसे लोग हैं जिनमें अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि जिनको मालूम है थेरेपी क्या होती है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, इंटरनेट पे देखा हुआ है। आज जितने भी डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, सारे डेवलप कंट्रीज़ में जो थेरेपी होती है वो CBT प्लस हिप्नोथेरेपी होती है। अब हिप्नोथेरेपी जो है वो आप गूगल में ढूंढिए, हिप्नोथेरेपी जर्नल इन ऑस्ट्रेलिया, हिप्नोथेरेपी जर्नल इन अमेरिका, हिप्नोथेरेपी जर्नल इन UK, और जो जहाँ आप ढूंढिए आप देखोगे पूरी की पूरी जो है वो बुक्स हैं, उसमें आप थेरेपी के बारे में बताया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो वो लोग सब जान कर आते हैं, समझ के आते हैं, पढ़ के आते हैं, उनको सब मालूम रहता है। फिर नेट पे ढूंढते हैं वो कि ये थेरेपी कहाँ कहाँ होती है। आपको क्या लगता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे होती है? ढूंढ के देखा कभी आपने थेरेपी? क्या आप ऐसे ही बोलते हो कि योगा कर लेना चाहिए, रेकी कर लेना चाहिए, या फिर पॉजिटिव रहना चाहिए? पॉजिटिव रहने से आप कैसे ठीक हो सकते हो? अगर किसी को कैंसर हो गया और हम बोलें पॉजिटिव रहो तो क्या ठीक हो जाएगा वो? आपको एक बार डॉक्टर को बताना ही पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे किस लेवल तक है। हम में चेंज होने की जो एबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। हम नहीं चेंज हो सकते। वो हमारी लाइफ का, पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है। वो एक दिन में ठीक नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं है। वो आके क्या कहते हैं कि सर मेरी हेल्प करो, सर मुझे ठीक होना है। तो हम उनको भाई पहले अगर आपको ठीक होना है तो आप कंसल्टेशन कीजिए, ताकि हम समझें कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बचपन से आप कैसे रहे हुए हो, आप में आपके पेरेंट्स में ये बात है कि नहीं है, आपके एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आपको आसपास सिचुएशन कैसी है, ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो वो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं सर मुझे फ्री में ट्रीटमेंट कराने का है। अब फ्री में ट्रीटमेंट कराने का है तो ऐसे जो कोई अगर आता है क्लाइंट, तो उससे दुख होता है कि इनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये लोग समझते ही नहीं। इनको लगता है कि कोई ऐसे मामूली चीज़ है, कोई ऐसे एक फार्मूला है कि बता देंगे कि 3 + 9 = इतना बोल दो तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये माइंड जो है, ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं, बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, सिस्टम जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरी लाइफ जो है आदमी, पूरी बॉडी जो है आदमी की चेंज हो जाती है। और फिर वो ऐसा नहीं कि एक बार बोल दे तो वो ठीक हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो चीज़ कि उसको ट्रीट करना एक बहुत लंबा काम है। अदर कंट्रीज़ में क्योंकि वो जितना जो आदमी वेल अवेयर रहेगा वो उतनी जल्दी ठीक होता है, क्योंकि वो क्या करेगा कि वो प्रॉब्लम को बढ़ने ही नहीं देगा, वो प्रॉब्लम को पहले ही पकड़ लेगा। वो अपने बच्चों को, हमारे पास से लोग ऐसे सर मैं 20 साल से मुझे OCD है।
आप 20 साल से दवाई खा रहे, हाँ 20 साल से दवाई खा रहा हूँ, अब क्या हो गया, अब तो मेरे सर मैं चल नहीं सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। भाई 20 साल में आपने कभी थेरेपी भी कराए हो क्या? नहीं सर हमको नहीं नहीं कराया, ये कराया, अच्छा कराओ अभी, तो नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। ये हम ऐसे लोगों के साथ में सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा काम जो है वो कोई ऐसे वर्कशॉप लेना या लोगों को सिखाना वगैरह नहीं है। हम खुद ही अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, बहुत कम हैं ये थेरेपी करने वाले लोग, बहुत कम है। आप नेट पे ढूंढिए, हमारे पास में जो लोग आते हैं वो ही एक दूसरे को बता कर देते हैं, वहीं से हमारे क्लाइंट आ जाते हैं। फिर हमारे क्लाइंट का ऐसा है कि हमको खुद को करना होता है। डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर क्या करता है कि 2 मिनट आपको देखता है, उसके बाद में गोली लिख देता है, उसका काम हो गया, एक पेशेंट हो गया उसका। हमारा ऐसा नहीं होता, हमको एक एक पेशेंट को 1-1 घंटा देना है। हम 1 घंटे, एक दिन में अगर 5 घंटे 6-8 घंटे भी अगर करेंगे तो हम 5-6-8 क्लाइंट को ही देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते हैं। तो एक लिमिट है हमारी, तो हम उसी में बिजी रहते हैं, हमारा पूरा टाइम उसी में चला जाता है। फिर हम लोगों को क्या अवेयरनेस बताएंगे और लोगों को क्या समझाएंगे? इसलिए हम कभी नहीं, ये जो इसके जो ऐड हमने डाली थी ये पिछले साल की ऐड है। पिछले साल जो लोगों ने जो किया था ये उस वक्त की ऐड है। हमने सिर्फ इसलिए कि ये चलो कुछ लोगों में अवेयरनेस आएगी, इस अवेयरनेस के लिए हमने ये ऐड डाली है। आप भी जो है उसको देखिए, समझिए, आप में अवेयरनेस आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आएगी, बाद में आएगी। लेकिन ये जो एक ट्रांजिशन का पीरियड है कि हम एक जगह से अभी निकले हुए हैं, यहाँ से पहले हम यहाँ थे, बहुत कंफर्टेबल थे, अच्छे थे, हमारी लाइफ इसी में चल रही थी। अब हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, धीरे धीरे उधर जा रहे हैं, और उधर जाके यहाँ पर क्या है हमको मालूम नहीं है, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं। ये ट्रांजिशन का पीरियड है, इस ट्रांजिशन के पीरियड में हमको सीखना पड़ेगा। यहाँ जाकर तो हम सीख ही जाएंगे ये, लेकिन इसमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जनरेशन गुजर जाएंगे, 1 जनरेशन 2 जनरेशन गुजर जाएगी। और ये जो बीच की जो जनरेशन जो है, ये अगर ये जनरेशन का अगर नुकसान हुआ, ये जनरेशन की अगर ड्रीम्स उनके ख़त्म हो गए, उनकी होप अगर ख़त्म हो गई, तो फिर वो जो है हम अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए जितनी जल्दी अगर हमको लगता है, जितनी जल्दी लगता है, हमने ये पेरेंट्स एज अ पेरेंट अपने आप को अवेयरनेस लानी है। अगर आपके घर में एक भी पर्सन को अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव ये है, तो सबसे पहले जो है आप अपने बच्चों को बचाइए उससे। वो पर्सन जो है वो तो उसकी जैसी है, उसको रहने दो आप उसको। अपने बच्चों को पहले आप उसका ट्रीटमेंट कराइए। बच्चों, जैसे हम पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं बच्चे को, बचपन से ही लगा देते हैं, वैसे आप उसको ट्रीटमेंट कराइए। और ख़ुद आप क्या करिए, खुद अवेयरनेस लेके आइए कि मुझे क्या हो रहा है। तो अभी जो अगला जो पार्ट है वो उसमें आप देखोगे कि ये जब स्ट्रेस या फिर ये ऐसी जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं तो वो बॉडी को कहाँ कहाँ अफेक्ट करते हैं। और तीसरे पार्ट में आप देखोगे कि उस